हाय गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, एक बार ज़रा मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाए, मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ, फिर शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके मैसेज ठीक है, यहाँ तक आ रहे हैं। पिछले क्लास में अगर मैं समझा पाया हूँ और मेरी पूरी बात क्लियर हो रही है तो ज़रा ओके मैसेज ज़रा ड्रॉप करेंगे एक बार। अगर पिछले क्लास में मैंने जहाँ तक पढ़ाया आपको समझ में अगर आ रहा हो तो ज़रा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे एक बार सभी बच्चे। पिछले क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ाया आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ज़रा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक, देखें पिछले क्लास में हमने फैराडे लॉ के बारे में ज़रा डिस्कस किया था। एक बार ज़रा मैं पूरी बात ज़रा एक बार एक्सप्लेन करूँ, ज़रा सुन लें आप मेरी बात, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। पिछले क्लास में दो मतलब और भी पीछे की ओर अगर हम चलें तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो हमें पहले कर किया है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा उसके कंपेयर में ईजी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाटा थोड़ा हमें ज़्यादा याद करना पड़ता है, आप तो जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ज़्यादा हमें क्या करना है, डाटा याद करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको अच्छे से पता है। फैराडे लॉ जो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा या पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया है, तो ये फैराडे लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चन 12th बोर्ड में आता है। ज़रा सुन लें आप, फैराडे लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चन 12th बोर्ड में आएगा, नहीं तो जेई में और नीट में, मेंस में आता है बस। जेई मेंस में और नीट में आता है, एडवांस में इसका कोई खास रोल फैराडे लॉ का नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैराडे लॉ बहुत इजी कंसेप्ट है तो यहाँ पे नहीं आता है। ये जो फैराडे लॉ है यही सिमिलर लॉ फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं। ये बात जरा मैं दोबारा बोलता हूँ, फैराडे लॉ जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या कंडक्टेंस वगैरह हम पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी जब आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो सेम रूल्स सेम लॉ आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो आपको परेशान होने की पूरी मैं कह सकता हूँ ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था फैराडे 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पिछले क्लास में थोड़ा मोड़ा लिख लिया था, आप जानते हैं, और फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा हमने देख लिया था। फर्स्ट लॉ के बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था थोड़ा मोड़ा। अभी हमें सेकंड लॉ को आज की क्लास में ज़रा लेके चलना है, तो ज़रा हम सेकंड लॉ को देखेंगे, लेकिन एक बार ज़रा फर्स्ट लॉ को मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ज़रा यहाँ पर देखें, W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, और ज़रा एक बार मैं और करके लिख देता हूँ, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है। दोनों Q सेम है। Q का मतलब है चार्ज, Q का मतलब क्या है, चार्ज। तो आप कन्फ्यूजन ना लें कि ये वाला सही है ये वाला सही है, दोनों सही है, बुक्स के हिसाब से वेरी करता है, तो आप कभी भी कंट्राडिक्शन ऐसा लेके ना आए। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन पिछले क्लास में हटाया था तो मैंने लिखा था ZQ, वेयर Z इक्वल टू हमने नाम रखा था ECE। मैंने बताया था Z इक्वल टू क्या नाम है, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। Z का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। पिछले 12th बोर्ड में आप देखोगे 10 सालों के ट्रेंड में तो 3 टाइम्स तो यही क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। फिर पिछले क्लास में हमने यूनिट ऑफ Z के बारे में ज़रा बात करा था। ज़रा एक बार देखो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट ऑफ Z के बारे में बात किया था हमने, तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास। ज़रा सा देख लें, Z यहाँ से निकालेंगे तो W/Q हो जाएगा, तो मास बाई हम चार्ज लिख सकते हैं। और आप जानते हो मास को हम किस में आइडेंटिफाई करते हैं, G में या kg में। तो मैं यहाँ पे ज़रा सा लिख देता हूँ, इसका यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट ये हो सकता है kg पर कोलम, यहाँ हम बोल सकते हैं ग्राम पर कोलम। kg या ग्राम दोनों होता है, तो जो अच्छा लगे उसे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर W के बारे में थोड़ा सा हमने और पिछले क्लास में बात किया था कि EQ यहाँ पे हम लिख रहे थे, और यहाँ लिख रहे थे 96500, इस तरीके से ज़रा हम लिख रहे थे, आपको याद होगा। इस बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे थे मोलर मास, ज़रा सा देख लें, डिवाइडेड बाई, सभी बच्चे ज़रा यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, इक्वल टू Q, और डिवाइडेड बाई 96500, ये हम रखेंगे 96500 इस तरीके। सर ये 96500 कहाँ से आ रहा था, तो मैंने आपको समझाया था 96500 की जो वैल्यू है ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। किसकी है ये, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस
कर लिया है। अभी थोड़ा हम फर्स्ट लॉ को एक बार जरा सा और देखेंगे थोड़ा सा, फिर सेकंड लॉ को देखेंगे, फिर ये 5-5 मिनट के टॉपिक थे, नाम बड़े दर्शन छोटे, ये सब ऐसे ही हैं, ये सब बोर्ड में आता है, इसलिए इसको परेशान नहीं होना, रट्टा वट्टा मार लेना। स्कूल में जो टटपूजी टाइप के टीचर होते हैं वो आपको मतलब थोड़ा सा होपलेस कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपके आगे बड़े राय बहादुर बनते हैं। राय बहादुर मतलब जो बड़े बहादुरी के साथ फोकट में राय देते हैं। तो लुच्चे टाइप के या कह लो तुच्चे टाइप के सवाल आपको पूछ के डिमोटिवेट करते हैं, तो फालतू से सवाल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जरा सा देखते हैं थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा। और आपको याद होगा, जरा देखें यहाँ पे, हमने आज की क्लास में जब आया या मैं और थोड़ा सा ऐसे लिखा था, या इसी बात को हमने बताया था, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, एक ही बात है, आपको मैंने समझाया था। फिर मैंने पिछले क्लास में या आज की क्लास में भी मैंने बताया कि इस तरीके से ये हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उन्होंने हटा दिया। अगर मैं फर्स्ट लॉ को जरा एक्सप्लेन अच्छे से करूँ, जरा यहाँ पर थोड़ा एक बार देखेंगे तो बुक्स में जरा यहाँ पे देखो, बुक्स में लिखा होगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से मैं कंसेप्ट एक बना सकता हूँ, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। जरा से एक बार ये देख लें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। आपको ऐसे भी पता होगा थोड़ा मोड़ा, अगर आप फिजिक्स में अगर थोड़ा मोड़ा आपका ध्यान रहता हो या मन लगता हो तो आपको याद होगा, Q का मतलब ये होता है IT, चार्ज का मतलब क्या होता है IT, IT का मतलब कितने सेकंड में कितना एम्पियर, IT का मतलब क्या है, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब सेकंड, कितने सेकंड में कितना एम्पियर करंट या इलेक्ट्रिसिटी फॉरवर्ड हो रही है, बस यही तो होता है Q, बोथ आर द सेम, आप जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा ZIT। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लें। I का मतलब एम्पियर है, T का मतलब सेकंड है, क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लिखना हो डेफिनेशन 1 फैराडे को लेके। ये 1 फैराडे हमने मोल कंसेप्ट की क्लास में 2 से 3 बार पढ़ रखे हैं, लेकिन एक बार जरा दोबारा हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I इक्वल टू एम्पियर, जरा से यहाँ पे देखें I इक्वल टू एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें T की वैल्यू अगर हम सेकंड में ले लें, T की वैल्यू अगर हम सेकंड में ले लें, तो मैं यहाँ से W के बारे में अगर बात करूँगा तो W इक्वल टू लिख सकता हूँ Z इंटू 1 दैट इज W इक्वल टू Z हम बोल सकते हैं, दैट इज़ W इक्वल टू हम Z बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़रा डिस्कस करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो मैं बोलूँगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, जरा सभी बच्चे यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। ये जो हमने अभी वर्ड यहाँ पे लिखा है, ये क्लास 12th बोर्ड में आ रखा है, इसको हमने 11th में भी मोल कंसेप्ट में ये लाइन को हमने डिस्कस किया है, क्लास 12th बोर्ड में ये आ रखा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जरा चार्ज लेंगे, सभी बच्चे ज़रा देखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है। एक बार बच्चा मेरे से बोला था एक लड़की ने कि सर यहाँ माइनस आपने नहीं लगाया है, तो माइनस हम नहीं लगाते हो, तो उसका मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन का माइनस और प्रोटॉन का पॉजिटिव, तो हम माइनस वगैरह नहीं लगाएंगे और ये वैल्यू लेंगे तो लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आया था पिछले क्लास में 96500 कूलम, दैट इज़ 1 फैराडे। इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट ये हुआ है, एक सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो 1 सोडियम आयन प्लस बनता है या 1 Na प्लस आयन बनता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर जाना, डेट इज़ 96500 कूलम, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो चार्ज होगी उसको हम फैराडे में 1F वगैरह हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से ज़रा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर ज़रा मैं फैराडे लॉ का थोड़ा और डिस्कस करूँगा आगे, फिर थोड़ा और क्लियर हो पाएगा आपको। हो गया, रफ करता हूँ, इधर कर लिया आपने। पिछले क्लास में थोड़ा किसी कारणवश मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्लास मैंने इसे पढ़ाया था लेकिन लेक्चर शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इधर इस मंथ में थोड़ा 3-4 बार ऐसा हो गया है कि इलेक्ट्रो मैंने पढ़ाया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा क्लासेस पीछे हो गया, तो परेशान ना हो, मैं दोनों साइड से पढ़ा रहा हूँ। सेकंड बुक पे भी हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं और फर्स्ट बुक में भी काम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल कहीं हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। दो थोड़ा और फार्मूला साइड में कहीं लिख लें, आपको याद होगा ये फार्मूला हमने मोल कंसेप्ट से लिया है, मोल कंसेप्ट 2 जिसका नाम है n फैक्टर इनटू मोल्स, ये बीच बीच में आने वाला है, तो ज़रा ये फार्मूला लिख लें। ये मोल कंसेप्ट 2 से हमने फार्मूला को ज़रा डिफाइन किया है, और E इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। ये दो फॉर्मूले, E का मतलब इक्विवेलेंट मास, EQ इक्विवेलेंट ये लिखा हुआ है। मैं ज़रा सा थोड़ा एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करूँगा, जो यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको हमने कई बार पढ़ लिया है, दोबारा हम देख रहे हैं। थोड़ा ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे थोड़ा देखेंगे
ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये Na+ है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनाएगा Na। ज़रा देख लें, ये Na+ लिखा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा Na। तो अगर मैं यहाँ पे ज़रा देख लें, इसके n फैक्टर के बारे में बात करूँगा तो इसका n फैक्टर 1 होगा। सर n फैक्टर कैसे पता चला 1 होगा? n फैक्टर होता है सॉल्ट के केस में टोटल नंबर ऑफ चार्ज, सॉल्ट के केस में या आयन के केस में टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता है, तो n फैक्टर इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे EQ को अगर डिफाइन करूँ, जरा सभी बच्चे देखें, यहाँ पे EQ को डिफाइन करूँगा तो 1 × 1। सर 1 × 1 कहाँ से है? n फैक्टर की वैल्यू 1 है, देख लें आप, और मोल की वैल्यू भी 1 है। मोल कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा, मान लेते हैं 1 मोल ऑफ Na+ आयन। क्या लिखा होगा? जरा सभी बच्चे एक बार सुन लें, 1 मोल ऑफ Na+ आयन। हमने अपनी मर्जी से मान लिया है, हमने अपनी मर्जी से मान लिया है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। सर क्वेश्चन में वेरी भी हो सकता है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन करूँगा अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करने के लिए, ताकि आप समझ पाएँ। तो अगर मैं यहाँ पे ज़रा समझाऊँ इसी बात को कि 1 मोल ऑफ Na+ आयन इक्वल टू 1 मोल ऑफ Na+ आयन, चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं 1 फैराडे। कितना होगा? 1 मोल ऑफ Na+ आयन कैसे बना होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? 96510 कूलम, दैट इज 1 फैराडे। क्लियर हो पा रहा होगा? सिमिलर अगर मैं 1 EQ ऑफ Na+ आयन अगर बोलूँ तो इसका भी कितना मतलब होगा? 1 फैराडे। एक बार जरा यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तभी आपको क्लियर होगा। 1 EQ का मतलब भी इतना ही होगा। लेकिन जरा यहाँ पे थोड़ा देखें दूसरे एग्जाम्पल में और तीसरे एग्जाम्पल में क्लियर होगा। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बनाएगा Mg2+, और इसका n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि इस पर 2 चार्ज है। जितना चार्ज होता है वही उसका n फैक्टर होता है, जितना चार्ज होता है उसका वही n फैक्टर होता है। तो अगर मैं इसमें EQ के बारे में बात करूंगा तो 2 इसका n फैक्टर है, और कितना मोल है? 1 मोल। कैसे पता चला 1 मोल है? क्योंकि इस मैग्नीशियम के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, तो 1 मोल मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो मैं यहाँ पे जरा देखूँ, लिखूंगा 1 मोल ऑफ Mg2+ आयन। जरा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखूंगा 2 फैराडे। 1 मोल ऑफ Mg2+ आयन तो 2 फैराडे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 EQ ऑफ Mg2+ आयन इक्वल टू 2 फैराडे लिखना पड़ेगा, क्योंकि EQ की वैल्यू यहाँ पे 2 है। जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। एक और एग्जांपल लिखूंगा तो शायद आपको क्लियर हो पाएगा। Al3+ लिखा हुआ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनेगा Al। इस तरीके से ये क्या बनेगा? Al। यहाँ पे n फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो 3 होगा, जरा देख लें। और EQ इसका निकालूंगा तो यहाँ पे जरा देखें, 3 n फैक्टर इसका 3 चार्ज, और 1 मोल के लिए डेट इज ये। तो अगर मैं चार्ज डिफाइन करूँ 1 मोल ऑफ Al3+ आयन, डेट इज 3 फैराडे, लेकिन 3 EQ ऑफ Al3+ आयन के बारे में बात करूँगा तो भी ये कितना होगा? 3 फैराडे होगा। ये थोड़े लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रा अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसे ज़रा कॉपी कर लें। हो गया? हाँ, सेलाइट ऑफ, ठीक है। कैन आई डू? यस। और थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और मैं फर्स्ट लॉ को जरा अभी थोड़ा डिफाइन कर दूं। अगर मैं 1 फैराडे ऑफ चार्ज के बारे में बात करूं, 1 फैराडे चार्ज के बारे में बात करूं तो कितना होता है? 96510। जरा सभी बच्चे यहाँ पे देखें कितना होता है? 96510 कोलम्ब इक्वल टू 1 EQ इक्वल टू E ग्राम। बुक्स में लिखा होगा, E का मतलब अभी ध्यान रखना है इक्विवेलेंट मास। जरा ये कॉपी करना है जल्दी से। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हैं, बुक्स में वेट लिखा रहता है तो हम लोग वेट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मास लिखा था, बोथ आर द सेम। तो अगर मैं 1C इक्वल टू डिफाइन करूँ तो मैं लिखूँगा E/96500। सभी बच्चे ज़रा यहाँ पर देखें, Z इक्वल टू था पिछले बार, जरा से देखो Z इक्वल टू था, ये कितना था? 96500। देख लें यहाँ पे जरा सा सभी बच्चे, Z की वैल्यू थी E/96500, और W की वैल्यू आपको याद होगा, W की वैल्यू थी IT। जरा से यहाँ पे देख लो, W की वैल्यू क्या थी? EIT, यहाँ पे EIT, ठीक है, EIT 96500। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये W की वैल्यू है, ठीक है। सभी बच्चे ज़रा देखते चलें, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बुक्स में थोड़ा 1-2 कंसेप्ट ये लिखा होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जरा यहाँ पे देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनोड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैथोड, इक्वल टू लिखा होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैथोड। तो ज़रा हम ये भी लिख देते हैं,
अगर मैं नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट के बारे में ज़रा अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ ई क्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा W/E, मैं बोलूँगा W/E इक्वल टू IT/96500 कॉलम। ये हम लिख सकते हैं। ज़रा ये कॉपी आपको करना है, ठीक है, ये ज़रा कॉपी करना है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रफ कर रहा हूँ इधर। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ नहीं करना है। पहले तो ये फिगर आप जल्दी से ड्रॉ कर लें। 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर है। इसके लिए ज़रा सा आप NCERT भी हेल्प में लेना। सो मेरा सजेशन ये है कि फैराडे लॉ के लिए NCERT भी हेल्प में लेना, क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन देखा है NCERT से आया हुआ है। पिछले 10 सालों के ट्रेंड में NCERT से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको Q नाम से हमने आइडेंटिफाई किया है। Q एक चार्ज है, आप जानते हैं, और ये इस तरीके से बना हुआ है, बैटरी है। उम्मीद करता हूँ कोई भी बात ऐसा मुश्किल ना लगे आपको समझाने के लिए। इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा होगा, आप जानते हैं इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा होगा। जैसे इसके अंदर बना हुआ है एक्वस CuSO4, इसके अंदर मान लेते हैं एक्वस AgNO3, इसके अंदर आपका फेवरेट रख लेते हैं एक्वस NaCl। एक्वस NaCl, ये Q लिखा हुआ है, ठीक है, ये Q लिखा हुआ है। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें, इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें। ये फिगर ज़रा जल्दी से ड्रॉ कर लें एक बार। सभी बच्चे एक बार ज़रा सा फिगर ड्रॉ कर लें। बस 2 लाइन का डेफिनेशन है, ख़त्म हो जाएगा। लिखेंगे थोड़ा इसमें। व्हेन इक्वल चार्ज, व्हेन इक्वल चार्ज इज पास्ड थ्रू, व्हेन इक्वल चार्ज इज पास्ड थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and this cell and this cell are and this cell are and this cell are लिखा आप लोगों ने? वेट करेंगे जरा 1 मिनट, ठीक है। once again I repeat, when equal charge is passed through 2 electrolytic cell, when equal charge is passed through 2 electrolytic cell and this cell are connected in the series, and this cell are connected in series, then mass deposited, then mass deposited at electrode, then mass deposited at electrode will be in the ratio of their, will be in the ratio of their, will be in the ratio of their electrochemical equivalent, electrochemical equivalent ब्रैकेट में लिखेंगे Z, electrochemical equivalent ब्रैकेट में लिखेंगे Z, और in the ratio of their, और in the ratio of their, और in the ratio of their देखा आप लोगों ने equivalent mass, equivalent mass, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास लिखा आप लोगों ने? ये ज़रा सवाल लिखना है, जल्दी से ज़रा ये कॉपी करना है। मैं आपको बताऊँ ये डेफिनेशन बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, तो ज़रा आप इसको तैयार कर लेना। यहाँ पे ज़रा देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे EQ ऑफ CU इक्वल टू EQ ऑफ AG, ज़रा यहाँ पे देखें EQ ऑफ CU इक्वल टू EQ ऑफ AG इक्वल टू EQ ऑफ H2 एट कैथोड ले लेता हूँ। कैथोड पे तो H2 आएगा, आप जानते हो इसमें एक्वस NaCl है, तो Na+Cl-H+ और OH-, इसमें 4 आयन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कौन कैथोड पे जाएगा और कौन एनोड पे आएगा मैंने पढ़ा दिया है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस फॉर्मूले के अगर हिसाब से मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ कॉपर, ज़रा सा यहाँ पे देख लें, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CU, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ AG डिवाइड बाई, यहाँ पे ज़रा सभी बच्चे देखें, लिख सकता हूँ EAG इक्वल टू WH2 बाई यहाँ पे EH2 लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लेना है आपको। हो गया? थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है।
तो लिखना है जरा से क्वेश्चन, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट कैथोड, calculate weight of product produce at cathode by passing 19, ध्यान सुनना है, 19.3 एम्पियर। once again I repeat, calculate weight of product produce at cathode by passing 19.3 ampere of current having current efficiency 50% for 33 minute and 20 second through aqueous CuSO4 solution। वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुन लें आप। कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट कैथोड बाई पासिंग 19.3 एम्पियर ऑफ करंट हैविंग करंट इफिशियंसी 50% फॉर 33 मिनट एंड 20 सेकेंड थ्रू एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। एंड ऑल्सो कैलकुलेट, थोड़ा इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट लिख लो, एंड ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस and also calculate weight of product produce at anode आप क्वेश्चन को जरा पढ़ लें, मैं सॉल्व करूंगा, आप जरा अच्छे से देखना। क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप इसको अच्छे से देखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबने पढ़ लिया। जरा यहाँ पे देखो जरा सा मैं कर रहा हूँ। करंट इफिशियंसी, जरा एक बार सभी बच्चे यहाँ पर देखें। करंट इफिशियंसी ईटा इसका सिंबल होता है। करंट इफिशियंसी का सिंबल क्या होता है? ईटा। आई एक्चुअल लिखते हैं, यहाँ पे जरा देख लो क्या लिखते हैं, आई एक्चुअल डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू गिवन इंटू 100, ठीक है। तो अगर मैं आई एक्चुअल के बारे में जरा बात करूँ, जरा से देख लें आप सभी बच्चे, जरा देखें। ये तो करंट इफिशियंसी के बारे में है, जरा एक बार देख लो यहाँ पे सभी बच्चे, जरा बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जरा देखें। और कंटेनर में कैसा लिया हुआ है? CuSO4। तो अगर मैं CuSO4 के बारे में बात करूँगा तो एनोड और कैथोड पे तो Cu आएगा, लेकिन एनोड पे O2 आएगा। एनोड पे कौन आएगा? O2 आएगा। आपको तो पता है एनोड पे O2 गैस क्यों आया, मैंने पिछले क्लास में सब पढ़ा दिया है कि एनोड पे कौन जाता है, कैथोड पे कौन जाता है, ये सब मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है। तो ये आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे आप। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu और इक्विवेलेंट ऑफ O2 को लेकर ज़रा सा देखूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 19.3 एम्पियर का 50%। कितना है? 19.3 का 50%। 50% का मतलब 1/2 हो जाएगा। और जो इसमें टाइम लिखा हुआ है 33 मिनट एंड 20 सेकेंड। 33 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जब सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे उसमें फिर 20 सेकंड ऐड करेंगे। तो जब उसमें 20 सेकंड ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 2000 सेकंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आई एक्चुअल हो गया। और नीचे लिखेंगे आई की वैल्यू गिवन, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे ज़रा से देख लें। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.2। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.2 मैंने मान लिया है। तो अगर मैं यहाँ वेट ऑफ कॉपर के बारे में अब ज़रा बात करूँगा, एनोड का फर्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है। वेट ऑफ अगर कॉपर के बारे में बात करूँगा तो पहले एन फैक्टर लेते हैं, आपको याद होगा। EQ लेंगे पहले, कितना है? 0.2 इंटू इसका मोलर मास 63.5। ये कॉपर का मास क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने थोड़ा लिख दिया है, परेशान ना हो। डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कॉपर का कितना है? 2, क्योंकि Cu के ऊपर 2 प्लस आता है, तो कितना एन फैक्टर होगा इसका? 2। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ 6.35 ग्राम आना चाहिए, आप कर लेंगे। और वेट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो पहले तो ये 0.2 लिखना ही है। और ऑक्सीजन का मास देखेंगे तो O2 लिखा हुआ है तो 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 होगा। कैसे पता चला सर एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4 हुआ? पिछले क्लासों में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने इंपॉर्टेंट एन फैक्टर लिखवाए थे, जब वहाँ पे देखेंगे तो आप 4 होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? 1.6 ग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। कितना होगा? 1.6 ग्राम। जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
ज़रा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए एक बार, ये रफ कर रहा हूँ मैं। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं, समझाने के लिए थोड़ा मैं लिखूँगा, फिर आपको थोड़ा और क्लियर होगा। एक बार आपको याद होगा मैंने पिछली क्लासों में ये लेक्चर में थोड़ा पढ़ाया था, किसी कारणवश वो लेक्चर थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, समझ रहे हैं ना आप। ये एक लेक्चर ऐसे हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, इस तरीके का लिखा हुआ था। मैंने आपको बताया था ये एनोड है और ये कैथोड है। मैंने आपको बताया था कि ये इम्प्योर रखते हैं, इम्प्योर मेटल लेना है, कैसा लेना है, इम्प्योर मेटल, और ये कैसा लेना है, प्योर मेटल। और आपको याद होगा दो कंसेप्ट हमने थोड़ा यहाँ से पढ़ा था, ज़रा प्लीज़ यहाँ देखें। इम्प्योर, अगर इम्प्योर से प्योर आ जाए, इम्प्योर से प्योर पे डिपॉजिट हो जाए, इस पे डिपॉजिट हो जाए, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भी सिल्वर हो और ये भी सिल्वर हो, तो ऐसे वाले को हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और आपको याद होगा हमने बोला था कि Ag जो है कॉपर पे डिपॉजिट हो जाए तो इसको बोलते थे इलेक्ट्रो कोटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये जस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रो कोटिंग होगा या इलेक्ट्रो प्लेटिंग होगा या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा, बोथ आर द सेम। इलेक्ट्रो कोटिंग रिफाइनिंग तो एक ही है, और इलेक्ट्रो कोटिंग रिफाइनिंग एक ही है, सॉरी इलेक्ट्रो कोटिंग और प्लेटिंग एक ही है, और रिफाइनिंग भी अलग प्रोसेस है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम मेटल पे चढ़ जाएगा रिफाइनिंग, सेम मेटल डिफरेंस मेटल पे आ जाएगा, डिफरेंट मेटल पे आएगा तो इलेक्ट्रो कोटिंग या प्लेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर्स में एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ कि थिकनेस ऑफ लेयर होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जेईई एडवांस में आया हुआ है, थिकनेस ऑफ लेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी हेडिंग है थिकनेस ऑफ लेयर, लिखना है आपको हेडिंग, थिकनेस ऑफ लेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, थिकनेस ऑफ लेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, थिकनेस ऑफ लेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, थिकनेस ऑफ लेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। जरा यहाँ पे देखें, ये मेटल है, अंदर कोई मेटल रखा हुआ है मान लिया हमने, और ये इसका थिकनेस है। इसका थिकनेस कितना है, TH रख लिया हमने, ये इसका क्या है, थिकनेस है। जरा देख लें एक बार, थिकनेस ऑफ लेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, जरा हम ये देखना चाहते हैं। तो ये इसका मेटल है और ये इसका थिकनेस है। इसकी डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है वो D है, जरा एक बार यहाँ पे देख लो। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, या बुक्स में लिखा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ही बात होता है, आप तो जानते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा उसको बुक्स में, कई बुक्स में स्मॉल लेटर, कई बुक्स में कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा रहता है तो हम कैपिटल लेटर लिख लेते हैं, ऑल आर द सेम। जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए एक बार, ठीक है, हो गया। अब जरा देखो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार जरा से देखिए। पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू, जरा सभी बच्चे देखें क्या होता है, प्लीज़ यहाँ पे जरा देखेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, तो हम TH लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थिकनेस जरा से देखो, कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सही लिख रहे हैं, बिल्कुल। एक बच्चे ने मैसेज ड्रॉप किया, अच्छा लिख रहा है। और मास को बात करें तो मास लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू द मास पर वॉल्यूम, तो ये निकाल दिया हमने उससे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं W निकालूँ, जरा से यहाँ पे देखो, अगर मैं W निकालूँ तो लिख सकता हूँ D, जरा प्लीज़ यहाँ पे देखो, इंटू A इंटू TH। यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पर हमने ये लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, आप समझ पा रहे होंगे आप। तो मैं यहाँ पे जरा सभी बच्चे देखें, W इक्वल टू, एक फार्मूला था आपको याद होगा, EIT/96500, इसी को ज़रा डिराइव करूँगा। ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया होगा, इसको रफ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ज़रा डिराइव करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W की जगह पे D इंटू A इंटू TH, क्योंकि W की जगह पे ये, और यहाँ पे लिख सकता हूँ EIT/96500। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो ये फॉर्मूला जरा आपको जल्दी से कॉपी कर लेना है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं अपन लोग, एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिखेंगे सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन अ वेसल, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन अ वेसल, silver is electro deposited on a vessel of total surface area 1000, of total surface area 1000, of total surface area 1000 लिख दिया आप लोगों ने, by passing a current
bypassing a current of 9.65 bypassing a current of 9.65 लिखा आप लोगों ने एम्पियर 9.65 एम्पियर for 16 minute and 40 second. 16 minute and 40 second. Calculate thickness of silver deposited. Calculate thickness of silver deposited. Calculate thickness of silver deposited. ब्रैकेट में लिखना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10 ग्राम पर cm3. डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10 ग्राम पर cm3. ठीक है, जरा यहाँ पे देखें. आप तो जानते हो सबसे आसान क्वेश्चन था D इंटू ए इंटू TH. यहाँ पर लिखा हुआ EIT बाई 96500. तो D के जगह पे 10 लिखेंगे, A की जगह पे 1000 और थिकनेस तो अपने को निकालना है. और E के जगह पे जरा सभी बच्चे यहाँ पे देखें, E के जगह पे सिल्वर का मास कितना होगा 108. सर आपने सिल्वर का मास क्यों लिखा E की जगह पे? तो इक्विवेलेंट मास लिखना था. इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाई एन फैक्टर. तो एन फैक्टर सिल्वर का 1 ही होगा क्योंकि Ag के ऊपर एक प्लस होता है. तो ये लिखेंगे 9.65 एम्पियर लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे इंटू टाइमिंग किस में लिखना है सेकंड में. 60 मिनट को पहले लेके जाएंगे सेकंड में और सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद उसमें 40 सेकंड ऐड करेंगे तो ये आ गया होगा 1000 और नीचे में 96500 हम रख देंगे. कोई दिक्कत नहीं आया सबको रखने के बाद. और जब सबको फटाफट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मैं थिकनेस ऐसे ही छोड़ देता हूँ. एक बच्चे ने बताया है तो मैं उसको रख लेता हूँ 1.08 उसने बोला है 10⁻³ आप देख लेना. अगर ये आता है तो बढ़िया है और नहीं आता है तो इस बच्चे ने गलत कैलकुलेट करा है. ज़रा ये कॉपी कर लेंगे जल्दी से, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में. फटाफट ज़रा इसको कॉपी कर लीजिए. रफ करूँ? हो गया, बहुत अच्छे. ठीक है, एक बार थोड़ा मेरी बात को सुनेंगे. एक क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन के ऊपर लिखेंगे, याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है. ये क्वेश्चन कहाँ आएगा? सबसे ज़्यादा बोर्ड में, फिर कहाँ पे आएगा? जेई मेंस में और फिर नीट में. सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, मैं भी जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ ये बोर्ड में आप समझ लें 100 टाइम्स ऐसा आया हुआ है. बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार, मतलब इंपॉर्टेंट ही है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे required for the reduction of हो गया ऑफ. ये लिखना है वहाँ पे. सभी बच्चे ज़रा देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ज़रा सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है. ये 3 क्वेश्चन करेंगे इसी क्वेश्चन में ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आए एग्जामिनेशन में तो आप एकदम अच्छे से कर पाएँ. देखें, जब इसको मुझे करना होगा, सभी बच्चे ज़रा स्क्रीन पे देखें, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो MnO4 है ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में. मुझे ये बात समझ में आ रहा है. जब इसके बारे में अगर एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो एन फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे जरा देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एन फैक्टर का फॉर्मूला तो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम. मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, ये सारा कंसेप्ट मैंने मोल कंसेप्ट 2 की क्लास में पढ़ाया है. फिर भी एक बार आई रिपीट दोबारा आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ पाएँ. अगर MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप ये लिख लो या ये लिख लो, ऑल आर द सेम. आप समझ पा रहे होंगे. इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो लिखूँगा x, ऑक्सीजन का -2 × 7 इक्वल टू -2 × 4 इक्वल टू -1 क्योंकि -1 लिखा हुआ है. तो ये x प्लस -8 -1 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो x -8 -1 तो x इक्वल टू +7 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे जब मैं देखूँगा एन फैक्टर इसका तो +7 से +2 की ओर जा रहा है. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 है. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है. और टोटल नंबर ऑफ एटम, यहाँ मैग्नीज का Mn मतलब मैग्नीज होता है, मैग्नीज का कितना एटम है? 1 है. तो इस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे. ठीक है, शुरू करते हैं.
लास्ट क्लास में एक्चुअली जब मैंने पढ़ाया था तो ट्रबल ये आई थी ड्यूरिंग लेक्चर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। एक बार ज़रा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास जब मैंने पढ़ाया तो उसमें कई लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। उसको देखते हुए एक बार हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया है। एक बार ज़रा मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन लेक्चर्स को देखते हुए हम लोगों ने हाफ लेक्चर शायद रिकॉर्ड हो पाया था और पूरा रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, तो थोड़ा क्लासेस हमारी पीछे चली गई है, 10 दिन पीछे चला गया है। आप परेशान ना हो, मैं इसे मेंटेन कर दूंगा दोबारा, ठीक है। आप तो जानते हैं स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मेरा नाम जाना जाता है। इस कोचिंग में कितना भी कोर्स हो, कितना भी बड़ा बैच हो, आप लोगों को तो पता है, पाठक सर या किसी भी टीम मेंबर से पूछेंगे, आप ध्रुव सर या किसी से भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि सौरभ सर की स्पीड या ऋषभ सर की जो स्पीड है काफ़ी अच्छी है। हर आदमी आपको बताएगा कि स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्कुल ही अच्छे से मेंटेन रखते हैं। तो परेशान ना हो, जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाए। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, 10 दिन आपका जो पीछे चल रहा है। टेस्ट वगैरह थोड़ा सा, इस टेस्ट को तो कंडक्ट नहीं करेंगे, जो अभी संडे को टेस्ट है आपका उसको कंडक्ट नहीं करेंगे। 2 तो माइनर है और 1 मेजर है, तीनों टेस्ट को छोड़ देंगे आप, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 10 दिन पीछे हो गया तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं, आप समझ रहे हैं, तो नेचर की गलती है। और बीच में थोड़ा हमारे घर में कुछ फंक्शन वगैरह आ गया था तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था। अब तो जान ही गए हैं क्या फंक्शन था। तो एनीवे शुरू करते हैं आज की क्लासेस दोबारा। देखें, ये भी जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए। वन सेकेंड एक बार रिपीट बोल देता हूँ। अभी जो हम क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कंटिन्यूअस क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पोर्शन से कंटिन्यूअस क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। आपको तो मैंने बताया आपको उस पर क्वेश्चन पढ़ना है, चूँकि ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट था तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी कोई मुश्किल चैप्टर आए तो मेरे सब्जेक्ट में तो आपको पता है एक ही नारा है, अच्छे से पढ़ना है बस क्वेश्चन, और बाकी सब मैं सॉल्व करूँगा। क्योंकि मैं चाहता नहीं बच्चे होपलेस हों, और मेरा ये स्ट्रैटेजी ये रहता है कि मैं सॉल्व करूँगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन करूँगा, डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन करूँगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में बैठें तो आपको पता चले। बहुत सारे फालतू टीचर, रोड छाप झोला छाप टीचर बोलते हैं कि बच्चों से सारा प्रैक्टिस करवाना चाहिए। अरे 4 क्वेश्चन लिख दोगे, बच्चा 1 घंटा 4 क्वेश्चन में 1 घंटा बर्बाद कर देगा, तो ना लेक्चर आगे बढ़ पाएगा, ना डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये सब बकवास बातें हैं। बच्चे के अंदर भी लालसा या इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, और टीचर की फीचर होनी चाहिए हर तरीके के क्वेश्चन को करे। क्लियर हो गया? तो मैं ज़रा इधर समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में MnO4- टू Mn2+ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर में चाहिए। और आप जानते हैं, ज़रा यहाँ देखें, आपको तो पता है कि एन फैक्टर निकालने के लिए पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 ऑक्सीजन है और -1 लिखेंगे, डेट इज X = +7 यहाँ से आ जाएगा। और आपको पता है एन फैक्टर निकालने के लिए हमने मोल कंसेप्ट 2 में पढ़ा था, उसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। मोल कंसेप्ट 2 में हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा है और दोबारा मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। क्या एन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ज़रा यहाँ देखें एक बार। एन फैक्टर का फॉर्मूला होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, आप देखिए ज़रा से यहाँ +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, 7 से कितने में चेंजिंग हो रहा है, 2 में। तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, एन फैक्टर यहाँ पे 5 हो जाएगा। टोटल चेंज कितना है, 5। 7 और 2 का जो डिफरेंस है कितना होगा, 5। तो ये लिख दिया हमने। इनटू मैग्नीज का आइटम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल मैग्नीज कितना लिखा हुआ है, 1, तो ये लिखेंगे 1, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5। एक बार ज़रा मैं समझाऊँ, सभी बच्चे ज़रा स्क्रीन पे देखें एक बार। आपको याद होगा एक बार मैंने बैच में पढ़ाया था, एक बार आपको अगर याद हो, मैंने बैच में पढ़ाया था बैन 153। मैं इसे दोबारा एक बार बैच में पढ़ाऊँगा, क्लास 12 के एक बैच में दोबारा इसे मैं पढ़ाऊँगा मोल कंसेप्ट 2 को, कि मोल कंसेप्ट 2 बार बार आता रहता है तो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो एक बार 11 में पढ़ाता हूँ, एक बार 12 में पढ़ा दूँगा। ये लिखा हुआ बैन 153, बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ एन फैक्टर 5। इसके बाद तो आपको पता है, ज़रा देखो यहाँ पर चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला ज़रा सा देखो क्या होता है। चार्ज निकालने का फॉर्मूला होगा यहाँ पे एन फैक्टर इनटू मोल्स। ज़रा देखना आप, तो मैं अगर एन फैक्टर के बारे में बात करूँगा तो ये लिखूँगा 5 × 1। ज़रा प्लीज़ यहाँ पे एक बार देख लें, 5 × 1 लिखूँगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 5 × 1 मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है।
5 इंटू 1, ये 1 हो गया होगा। 5 इंटू 1, ज़रा थोड़ा मेरी बात को ध्यान सुनना है। 5 इंटू 1, ठीक है। ये जो 5 इंटू 1 है, एक बार दोबारा बोलता हूँ, ये 5 इंटू 1 क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? ज़रा मैसेज जल्दी से ड्रॉप करके कोई बताए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-3 मैसेज बिल्कुल बच्चों के सही हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर पूरा इसको सॉल्व करिए, तो ये देखिए लिखा हुआ एन फैक्टर इंटू मोल्स। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एन फैक्टर तो 5 था इंटू 1, इस बार ये वाला 1 है, इस बार ये वाला 1 है, तो यहाँ पे ई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और चार्ज अगर मैं इसका निकालूंगा तो चार्ज केवल होगा 5 फैराडे। चार्ज कितना होगा इसका 5 फैराडे। चार्ज इसका कितना होने वाला है 5 फैराडे। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लेंगे। चार्ज है 5 फैराडे। इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा ये कंटेंट को, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिया। ये 3 क्वेश्चन जो अभी मैं करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ज़रा सा देखो थोड़ा एक बार। 2.5 मोल्स, 2.5 मोल्स यहाँ ज़रा देख लें ऑफ Cr2O7 टू Cr+3, ठीक है। मैं ज़रा इसको करूँगा, इसको फटाफट कॉपी कर लें, ठीक है। एक बार ज़रा इसको जल्दी से कॉपी कर लें, फिर बोर्ड पे ज़रा देखेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इनका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत सही आंसर है, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे ने मैसेज लिख के बजाय कि कोर्स ऑन टाइम होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि मैं बिल्कुल टाइम से कोर्स खत्म करके आपको दूंगा। इनफैक्ट आपकी सिलेक्शन की गारंटी दूंगा। मैंने जब भी पढ़ाया है किसी बैच में तो बच्चों का सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आएगा। आप कुछ भी पढ़ लें, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इसको जरा करते हैं, देखते हैं। इसका एन फैक्टर निकालूंगा तो देखिए आप, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। किसी बच्चे ने पूछा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सर, वो समझाइए। तो यहाँ देखो लिखूंगा 2x 2 - 7 = -2, यहाँ पे लिखूंगा। तो ये 2x - 14 = -2, तो 2x = 12, x = +6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3, तो बच्चे को लगेगा यहाँ पे एन फैक्टर्स का 3 है, जो गलत है। एक बार यहाँ बोर्ड पे जरा देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3, बच्चे को लगेगा 3 सही है, गलत है। इसका एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 तो है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है Cr का कितना एटम लिखा हुआ है यहाँ पे 2 एटम। यहाँ जरा देखेंगे Cr का कितना एटम है 2 एटम, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 6। अगर मैं इसका जब चार्ज निकालूंगा, यहाँ पे जरा सभी बच्चे देखें, जब मैं इसका चार्ज निकालूंगा तो लिखूंगा मोल, डेट इज 2.5। चार्ज कैसे निकालेंगे, मोल इंटू 2.5। कैसे सर आपने लिखा इस बार क्वेश्चन में 2.5 गिवन है, तो 2.5 इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर। तो ये जो आएगा टोटल वैल्यू ये इतना फैराडे हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 फैराडे। चार्ज को फैराडे में दिखाना है। क्वेश्चन में लिखा होता है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। फैराडे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे 1-2 क्वेश्चन हमने क्लास 11th में मोल कंसेप्ट में किया था, वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा मैं पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जो क्लास 11 में पिछले क्लासों में 11 में पढ़ाया था पूरा यहाँ का पोर्शन था, लेकिन थोड़ा मैंने वहाँ पढ़ाया था ताकि जो बच्चे कंफर्ट फील कर पाएँ, जो सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा लगे, ठीक है। कर लेंगे इसको ज़रा जल्दी से। थर्ड पार्ट जो ज़रा सा करते हैं एक बार, देखिए। थर्ड पार्ट में चाहूँगा कि आप पहले करें 10 मोल्स ऑफ NO3 2N2। मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से ज़रा इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। पहले एन फैक्टर निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। आपको तो याद है, ज़रा यहाँ पे देखो, आपको तो याद है कि ग्रुप 15 के लिए, यहाँ देखें, ग्रुप 15 के लिए अस इक्वल टू +3 होता है और इक्वल टू +5 होता है। ये नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है, क्या कहते हैं, ये वाला ज़रा देखो, नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है। ये सब आपको पता है, नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है। नाइट्रिक एसिड में ईक आ रहा है, नाइट्रिक एसिड में क्या आ रहा है, ईक आ रहा है, तो +5 होगा। और इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, इसमें से केवल एक H+ को बाहर किया हुआ है, केवल से एक H+ को बाहर किया हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें +5 आ जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड, अगर आप बहुत बड़े गधे हैं तो दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे लिखिए x + -2 × 3 = -1, x = +5। डायरेक्ट मैं लिखा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना एटम है 1, तो यहाँ पे लिखूंगा एन फैक्टर 5। सर यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 एटम था, आपने ये नहीं देखा। जिसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर निकालना है उसको एज्यूम करना है। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इधर से निकालते तो N2 को लेते, लेकिन हमने इधर से निकाला है तो हम ये ले रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर किसी बच्चे ने N2 से NO3 निकाला होता तब ये N2 लेते, लेकिन मैं उल्टा निकाल रहा हूँ, देख रहे हैं ना, इस तरीके का नहीं कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये एन फैक्टर हो जाएगा। और इसके लिए चार्ज निकालेंगे तो एन फैक्टर की वैल्यू 5 इंटू 10 मोल्स। जब सॉल्व करेंगे तो 50 फैराडे चार्ज आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 50 फैराडे होगी। जरा इसको जल्दी से कॉपी कर ले इसे।
ठीक है। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा सा देखिए आप, जिस दिन हमने इलेक्ट्रो स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट का नाम ECC है, जिसका सबसे डिफ़िकल्ट या हार्ड पार्ट यही है, सबसे डिफ़िकल्ट ये है। दूसरा पार्ट का नाम है EC, जो थोड़ा सा ईजी है। थर्ड पार्ट का नाम हमने बताया था कंडक्टेंस था, ज़रा सा देख लें आप, जो सबसे ज़्यादा ईजी है, वेरी ईजी। तो अभी जो हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे ये वाला करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो हम शुरू करेंगे किसको करेंगे, कंडक्टेंस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं अगर आज पढ़ाऊँगा तो कंडक्टेंस निपट जाएगा। आज पढ़ाऊँगा मतलब 2 घंटे की क्लास ले लेते हैं, थोड़ा आप समझ पा रहे हैं, कोर्स थोड़ा पीछे हो गया है, तो कंडक्टेंस को 2 घंटे कर लेते हैं, तो शायद ये निपट जाएगा 2 घंटे के अंदर। इसके बाद अपन लोग जो है थोड़ा दूसरे पोर्शन की ओर चलेंगे, जैसे काइनेटिक्स की ओर चलेंगे, और साथ साथ हम लोग थोड़ा सा सेकंड बुक में तो काम कर ही रहे हैं, सेकंड बुक में भी तेज़ी से हम लोग जरा एक बार कर रहे हैं काम, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो हेडिंग है लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अपनी जो हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हेडिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। उसमें सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। उसमें पहली हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर उसमें लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिखना है आपको, फर्स्ट लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर, फर्स्ट लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। थोड़ा 3-3, 4-4 लाइन लिख लेते हैं, मैं बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ, फाइनली जब कवर कर लेंगे तो आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर के अंदर। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस बहुत ईजी पार्ट है। 2 तरीके का कंडक्टर है, पहला मेटालिक कंडक्टर है, दूसरा कोई और है, उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मेटालिक कंडक्टर के अंदर कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना है अपने को मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, लिखना फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट लिखना है इसी में, मेटालिक कंडक्टर के अंदर सेकंड पॉइंट लिखना है आपको। सेकंड पॉइंट लिखना है नो केमिकल डिकम्पोजिशन, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस, no chemical decomposition of substance take place, no chemical decomposition of substance take place by passing electricity, by passing electricity, by passing electricity। थर्ड पॉइंट लिखेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू, थर्ड पॉइंट जरा से लिखना है अपने को, रेजिस्टेंस ड्यू टू, थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस ड्यू टू ऑब्स्टेकल, ड्यू टू ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय द, ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल, प्रोवाइडेड बाय द कर्नल। यहाँ लिखा हुआ है, जरा देखें आप बोर्ड पे, कर्नल ऐसे लिखना है, ठीक है, कर्नल, कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर्नल केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में मैंने मेटालिक बॉन्डिंग में थोड़ा पढ़ाया होगा, सभी बच्चे जरा सुन लें आप, केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में मेटालिक बॉन्डिंग में थोड़ा कर्नल हमने पढ़ाया होगा, आप उसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बच्चे इस बैच में न्यू आए हैं थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेंगे व्हाट इज़ कर्नल, आपको डिफाइन वहाँ पे मिल जाएगा, एक लाइन में आप समझ जाओगे। लास्ट पॉइंट लिखेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जरा चारों लाइनों को पढ़ लीजिए जरा जल्दी से एक बार। पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। सेकंड हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेकंड हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सेकंड हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लिखना है थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, लिखेंगे इसमें फ्लो ऑफ करंट अकर्स, फ्लो ऑफ करंट अकर्स, फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन। जरा देखें आप, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन। ऊपर वाले में मेटालिक कंडक्टर में जरा सभी बच्चे देखें, वहाँ पे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन। समझ पा रहे होंगे आप। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस टेक प्लेस, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस टेक प्लेस,
chemical decomposition of substance take place on passing electricity, on passing electricity, on passing electricity. थर्ड पॉइंट लिखेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू, थर्ड पॉइंट लिखेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू, रेजिस्टेंस ड्यू टू, यहाँ जरा देखेंगे ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, इसको जरा लिखना है सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। मैंने क्लास 12th में सॉल्यूशन में चैप्टर में पढ़ाया होगा कि इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन, जरा सभी बच्चे यहाँ बोर्ड पे देखें किस में रहता है, आयन लिख देते हैं ना, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन आयन। सेकंड जरा से देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी बच्चे देखें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। जरा से यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन। आपको याद होगा अगर सॉल्वेंट का मतलब वाटर हो गया, सॉल्यूट मतलब शुगर ले लेते हैं, दोनों को डाल के सिक करेंगे तो आप हाइड्रेशन ही होता है, तो जानते हो क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। और थर्ड पॉइंट जरा से देखें, दो सॉल्वेंट एक में मिला दें, दो सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अगर हम करा दें तो क्या होता है, आप ज़रा सोच के देखिए। मैंने सॉल्यूशन तो पढ़ा दिया है, तो मेरे हिसाब से विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी आप समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विस्कस यानी विस्कोसिटी ऑफ, क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख देता हूँ, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा है, या सॉल्वेंट लिख देते हैं, थोड़ा सा ये भी ठीक है, सॉल्वेंट लिख दो, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट ये था, लास्ट पॉइंट लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature resistance decreases, resistance decreases because on increasing temperature resistance decreases because due to increase in kinetic energy, due to increase in kinetic energy, all the types of interaction decreases, all the types of interaction decreases, all the types of interaction decreases। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, सुन लें आप। कंडक्टेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन कंडक्टेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड में, जेई मेंस में और नीट में आता है। इधर के जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादातर 12th बोर्ड में, जेई मेंस में और नीट में क्वेश्चन आता है। जो अभी हमने दोनों कंपेयर किया, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन दोनों से बोर्ड में कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने 4-4 पॉइंट लिखवा दिया। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। मैं ड्यूरिंग लेक्चर बार बार रिपीट करता हूँ, क्या बोर्ड के लिए है, क्या जेई के लिए है, क्या नीट के लिए है, ताकि बच्चे एकदम कंफर्ट फील करके उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ और सिलेक्शन की ओर ज़्यादा बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जनरल टर्म्स related to electrolytic conductance, general terms related to electrolytic conductance, related to electrolytic conductance, जिसमें पहला लिखेंगे रेजिस्टेंस डेट इज R, ये लिखना है रेजिस्टेंस डेट इज R। इसमें लिखना है आपको ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड, रेजिस्टेंस पहली हमारी हेडिंग है, ठीक है। वन सेकेंड, एक बार बच्चे ने बोला कि हेडिंग, मेन हेडिंग एक बार रिपीट करिए। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमारी मेन हेडिंग है। ये सब टॉपिक क्लास 12 बोर्ड के लिए, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने हेडिंग किया रेजिस्टेंस डेट इज सिंबल R है, इसके बारे में लिखेंगे। जो मैं अभी पोर्शन पढ़ा रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम पोर्शन क्लास 12 के फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छा करेंगे। लेकिन जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से कर पाएँ। तो रेजिस्टेंस में लिखेंगे ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन, इन द फ्लो ऑफ आयन, ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड हो गया इन द फ्लो ऑफ आयन, इन द फ्लो ऑफ आयन्स लिख सकते हैं। यहाँ जरा देखें क्या लिखा, इसका यूनिट जो होता है ओम होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओम कुछ लोगों के अच्छे नाम भी होते हैं, कुछ लोगों के बहुत बुरे नाम होते हैं। मेरे से कुछ जो भी ओम नाम के पर्सन मिले हैं, अच्छा रिलेशन तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ओम नाम के लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो एनीवे ये लिखेंगे जरा सा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंडक्टेंस, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस सेकंड है, ज़रा देखें कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस का सिंबल C लिख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। लिखेंगे कंडक्टेंस में इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसी का उल्टा होता है तो लिखेंगे इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइन एज easiness and define as easiness with which can ion move, C इक्वल टू, देखो इसका रेसिप्रोकल है तो हम लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R, इसका रेसिप्रोकल है तो ये लिखेंगे। और ज़रा यूनिट इसका देखें, थोड़ा यूनिट इंपॉर्टेंट है इसका, ज़रा देख लो इसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। कई बुक्स में इसको मो भी लिखा होता है, ज़रा देखें मो कैसे पता चला, इसी को उल्टा कर दिया, MH और O को उधर डाल दिया है तो मो। इसका यूनिट ये लिखना है, इसका यूनिट ये लिखना है। जल्दी से ज़रा इसको लिखेंगे थोड़ा, एक बार थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा जल्दी से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका सही चल रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी थर्ड लिखेंगे अ स्पेसिफिक, थर्ड हमारी हेडिंग स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक, जरा यहाँ देखें रेजिस्टेंस बुक्स में लिखा होगा जिसका नाम एक ही बात है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसी का नाम है। जिसको जरा देखें P टाइप का ऐसे दिखाते हैं, P को हल्का सा ऐसे बना के ऐसे फोल्ड कर देना, ठीक है। ये लिखना है रेजिस्टिविटी। इसको भी ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ रेजिस्टिविटी को, ज़रा सा देखें एक बार, सभी बच्चे देखें। आपको तो पता है कि जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, और जो R होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। सर आपने ये दोनों लाइन कैसे लिखा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। A का मतलब यहाँ लिख देता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया लिख देता हूँ, नहीं तो आप में से कोई पूछेगा, मैं जानता हूँ। और L का मतलब आपको तो पता है क्या होता है, लेंथ, हमने ऐसा लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए साइन लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ L/A, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बुक्स में इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो साइन हटाएगा तो यहाँ पे इस तरीके का बनाया होगा, जरा से देख लें, इसी को बनाया हुआ होगा जो मैं यहाँ पे बनाना सोच रहा था, और यहाँ पे लिखा होगा L/A, यहाँ पे L/A लिखा होगा। तो एक तो ये है, तो आप पहले ये लिख लो, और इस सिंबल को जरा एक बार ड्रॉ करना है, जल्दी से दोबारा इस सिंबल को एक बार बनाना है, जरा सा देखें ये जो सिंबल है इसको दोबारा एक बार ड्रॉ करना है, और इसमें लिखना है, इसके बाद थोड़ा सा लिखना है इसमें इट इज़ अ कांस्टेंट, इसमें लिखना है इट इज़ अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी एंड इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नीचे ज़रा अंडरलाइन कर लेंगे, थोड़ा यहाँ देखो, इसको ज़रा सभी बच्चे सॉल्व करता हूँ। तो मैंने आपसे बताया है इसको ऐसे लिखना है, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ R, A को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा और L को नीचे, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ये हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी की जो मैं यूनिट के बारे में बात करूँगा, यहाँ ज़रा देखें यूनिट के बारे में बात करूँगा तो बुक्स में ओम CM लिखा होगा, इसका यूनिट क्या है, ओम CM है। ये यूनिट, फॉर्मूला, डेफिनेशन सब क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सभी से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको ज़रा अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अभी तक हमने सेल को लेके 2-3 सेल पढ़ा है, एक सेल हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप जानते हैं। थर्ड जो अभी हम सेल एक इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है कंडक्टिविटी सेल, ये लिखना है, कंडक्टिविटी सेल ये लिखा हुआ है। कंडक्टिविटी सेल छोटे छोटे साइज़ के रहते हैं, लेबोरेटरी में पड़े होते हैं, कंडक्टेंस को मेजर करने के काम में आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं, लिखेंगे सेल इन विच कंडक्टिविटी ऑब्लिक कंडक्टेंस will be measured यहाँ ज़रा सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा सा देखें, will be measured, ठीक है। ये एक फिगर जैसा देखें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ज़रा सभी लोग देखें, इसको तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, हमने पढ़ रखा पिछले क्लासों में, थोड़ा मोड़ा
लिख देता हूँ, यहाँ प्लस माइनस लिख देता हूँ, आपको सब आता है अच्छे से, आप जानते हो। इधर लिखा हुआ है सी कैथोड और इधर लिखा हुआ है एनोड, ठीक है। तो ये माइनस लिख लेते हैं, हाँ सॉरी ये माइनस है, कैथोड पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसके लेंथ ले लेते हैं, इसको L मान लेते हैं। ये क्या इसका लेंथ, जरा सभी बच्चे देखें, ये क्या है इसका ए है, कई बुक्स में स्मॉल ए, कई बुक्स में कैपिटल ए लिखा आता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा हुआ है। ये लेंथ क्या है जरा सा देखो, डिफरेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, हो गया। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लिखेंगे, फिर मैं ज़रा सा समझाऊंगा अच्छे से, आपको लिखना है आपको इसके बाद थोड़ा सा कंडक्टिविटी सेल में ज़रा लिखेंगे। अभी तक हमने 3 पॉइंट किया है, कौन कौन सा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और हमने क्या किया है थर्ड कंडक्टेंस, ओके। अभी और आगे करने वाले हैं एक एक, तो आपको क्लियर होगा। लिखेंगे थोड़ा इसमें, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन लिखा आप लोगों ने, बिटवीन द इलेक्ट्रोड, बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द एरिया, टू द एरिया, टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट, इज नोन एज सेल कांस्टेंट, इज नोन एज सेल कांस्टेंट। नीचे से लिखना है जरा सा देखो, सेल कांस्टेंट नीचे से लिखना है आपको, ये लाइन नीचे से, ये लाइन लिखना है आपको। अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कितना होगा, cm इनवर्स, डिस्टेंस क्या होगा, cm इनवर्स। ठीक है, इसके बाद थोड़ा लिखना है इसके बाद, इफ एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, इफ एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, इफ एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट, if area of both electrode is different, then we have to take common area, then we have to take common area, then we have to take common area of both electrode, of both electrode, of both electrode, of both electrode। यहाँ जरा देखते हैं डेफिनेशन, सभी बच्चे जरा देखो इसको डिफाइन जरा से करते हैं कैसे होगा। हमने अभी देखा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जरा सा देख लें, ये हमने 2 लाइन पढ़ लिया है। तो मुझे यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। मुझे यहाँ से ये बात समझ में आ रहा था R इक्वल टू रेजिस्टिविटी, यहाँ पर जरा देख लें L बाई ए। सभी बच्चे ज़रा बोर्ड पे देखते चलें। मुझे यहाँ से ये लाइन समझ में आ रहा था कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। सभी बच्चे बोर्ड पे देख लें, मुझे तो ये लाइन समझ में आ रहा था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप जानते हो एरिया को ऐसे लेना पड़ेगा। यहाँ पे सभी बच्चे ज़रा सा देखें, और लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लो, दोनों को 1 सेंटीमीटर हम अपनी मर्जी से जूम करेंगे। ये सारे कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT से भी प्रूफरीडिंग करना है। मेरे पढ़ाने के बाद चैप्टर को NCERT से प्रूफरीडिंग करेंगे, बच्चा लेवल लगेगा लेकिन पढ़ना है, NCERT के बार प्रूफरीडिंग करना है। भले ही उस NCERT में कोई दम नहीं है, लेकिन एक बार जरूर आपको अच्छे से प्रूफरीडिंग करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जरा से देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इक्वल टू मैं लिखूँगा R इंटू 1/1। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रेजिस्टिविटी और R के बीच में ये रिलेशन बिल्डअप होगा, कोई डाउट नहीं, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं बोलूँगा A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ। जरा सा देख लें, तो मैं अगर यहाँ से सॉल्व करूँगा तो बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। जरा सभी बच्चे देखो, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, और आप जानते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, जरा प्लीज़ यहाँ देखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, तो यहाँ से अपन लोग एक लाइन लिख लेंगे बस। सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइन, क्या लिखेंगे, सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइन as resistance offered to all the ion
present in 1 ml of solution, present in 1 ml of solution, present in 1 ml of solution, present in 1 ml of solution. रफ कर रहा हूँ, present in 1 ml of solution. अभी तक हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस देखा है. फोर्थ जो एक नया इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, या कंडक्टेंस लिखना चाहिए तो सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी तो हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये है कंडक्टेंस, या इसी का नाम है कंडक्टिविटी. थोड़ा एक बार बोर्ड पे पहले देख लो, फिर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप लिख लेना. कंडक्टिविटी को स्मॉल के से दिखाते हैं, यहाँ जरा मैं ऐसे लिख देता हूँ स्मॉल के, और इसको कापा पढ़ते हैं, आज से ध्यान रखना है. क्या पढ़ते हैं? कापा, नॉट कटप्पा. ठीक है, ये थोड़ा लिखना है, एक बार दोबारा बोलता हूँ. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बोथ आर द सेम, और इसको कापा पढ़ना है, कटप्पा नहीं. कापा समझ रहे हैं ना, कापा स्मॉल लेटर में पढ़ना है, के और कापा पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहेगा, 100% गलती होगी. इस टॉपिक से एडवांस में, मतलब आगे के 3-4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब 3 टॉपिक अभी करने वाले हैं आज की क्लास में. इन तीनों टॉपिकों से एडवांस में, नीट में कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है. बोर्ड में 2-2 लाइन के डेफिनेशन है और एक न्यूमेरिकल इन पे रिपीटेड है. पिछले 10 सालों के ट्रेंड में बोर्ड से इनसे मतलब 2-3 टॉपिक अभी हम जो करने वाले हैं, 3 करेंगे, उन तीनों टॉपिकों से कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है. इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेना आप. ये जो कापा है ध्यान रखना है, कटप्पा नहीं है. कटप्पा से मुझे एक बात याद आया, जब तक आप लिख रहे हैं तब तक मैं बताऊँ आपको, मानना पड़ेगा. ठीक है, कटप्पा को और बाहुबली फिल्म को मैं तो देखो इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. जब मैं पढ़ता था बीटेक वगैरह में तो थोड़ा मानता था कि मॉडर्न ज़्यादा बनना चाहिए, स्मार्ट बनना चाहिए. लेकिन मैंने जब धीरे धीरे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को पढ़ा तो मुझे पता चला हम लोग बहुत रिच थे. ये तो अंग्रेज़ आए जो हमें बहुत पिटाई करके भूखा नंगा बना दिए. ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मानना तो पड़ेगा कि भाई देखो, जहाँ बॉलीवुड में, हॉलीवुड में नग्नता, नेकेड पोर्शन को, बॉडी को बहुत शो करते हैं वो लोग, और तब फिल्म कमाते हैं, तब फिल्म में पैसे बनाते हैं, भूचाल लाते हैं. उनको लगता है कि ओवर एक्टिंग करने से ज़्यादा पैसा आएगा. भगवान को झूठा दिखाते हैं, नास्तिक दिखाते हैं लोगों को, तब जाकर पैसा कमाते हैं. लेकिन बॉलीवुड में देखो, प्रभास नाम का वो एक्टर आता है और कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं. आप देखिए, और शिव जी को लेके, जो लॉर्ड शिवा है उसको लेके कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता है और कितना बड़ा ट्रांजेक्शन करता है. तो सिमिलर इसी तरीके का पतंजलि है हमारा. देखिए जितने भी मतलब पतंजलि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप तो जानते हैं उनके बारे में बहुत बुराइयां करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को मानना पड़ेगा कि FMCG प्रोडक्ट में उन्होंने बहुत बड़ा अपना मार्केट वैल्यू बना रखा है. आपको मैं बताऊं कि जो उनका दंत कांति एक टूथपेस्ट आता है, हालांकि मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ बाबा रामदेव का, लेकिन जो रामदेव हैं उनके कई प्रोडक्ट्स को कॉपी PNG कंपनी ने हिंदुस्तान लीवर ने किया है. हिंदुस्तान लीवर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोलगेट वगैरह आप जानते होंगे, पेप्सोडेंट वगैरह जानते होंगे, वो PNG की कंपनी है. इन्होंने बहुत कॉपी किया है. तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिया में, मतलब एक तो आपका रामदेव जी का प्रोडक्ट और एक जो फिल्म बन के आई है, कंपनी नहीं फिल्म बन के आई है. दोनों चीज़ों में इंडियन कल्चर्स को, इंडियन सिविलाइजेशन को इस कदर ऊँचा लेकर गया है कि मानना पड़ेगा. मैं तो कह रहा हूँ ये राम मंदिर भी जल्द बन जाना चाहिए. ऐसे तो देखो, मैं किसी धर्म के प्रति मेरा झुकाव नहीं है, मैं राम मंदिर को पूजा वूजा तो मुझे करने जाना नहीं है, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ, बनने से ये फ़ायदा होगा कि जो आसपास की जगह है ना, उसमें ट्रांजेक्शन बहुत तेज़ी से होगा. जब ट्रांजेक्शन होगा, पैसा आएगा, तो ऐसे केस में जब पैसा आएगा तो ऐसे केस में क्या होता है कि आसपास की चीज़ें, जो गरीबी हैं या गरीब के लोग हैं, जो आसपास में लोग खाने बिना मर रहे हैं, उनको में थोड़ा सा डेवलपमेंट आएगा, उनके पास पैसे आएंगे, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए. बाकी आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा. ये कापा वर्ड थोड़ा बीच बीच में बहुत आने वाला है, 3-4 दिन तक आएगा, इसलिए कापा को थोड़ा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्मॉल के से लिखना है. अब कैसे लिखेंगे आप पे डिपेंड करता है. तो शुरू करते हैं. थोड़ा लिखेंगे, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, 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 and define as conductance, and define as conductance, and define as conductance of all the ions present in 1 ml of solution, present in 1 ml of solution, present in 1 ml of solution, present in 1 ml of solution. यहाँ जरा देखें, present in 1 ml of solution. कापा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. सभी बच्चे जरा देखें यहाँ पे,
अगर मैं कापा को डिफाइन करूँ स्मॉल लेटर में है, ध्यान रखना आप कैसे स्मॉल लेटर बनाओगे, ऐसे बना देना, मेरे को लग रहा है कि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे बना देना, के बना के उसमें के बना के हल्का सा ऐसे बना देना, मतलब के छोटा मान लेना, या आप देख लेना जैसा अच्छा लगे करना, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखना है। तो के इक्वल टू, अगर मैं रजिस्टिविटी के बारे में बात करूँगा, मतलब ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू A/L हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1/R लिख सकता हूँ, ज़रा देख लो 1/R, सभी बच्चे क्लियर हो पा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ L/A, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ L/A, ज़रा एक बार देखो यहाँ पे सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 1/R, ज़रा देखो 1/R को आपको याद होगा, 1/R को हम लोग बोलते हैं C क्या है, C का मतलब क्या है, कंडक्टेंस, और L/A को क्या बोलते हैं, G। ज़रा एक बार देख लें, 1/R को बोलते हैं C कंडक्टेंस, और L/A को क्या बोलते हैं, G क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से मुझे ये लाइन बोलना था, कंडक्टिविटी डेट इज़ कापा इक्वल टू, जरा सा देखें यहाँ पे, कंडक्टेंस, C का मतलब कंडक्टेंस होता है, इंटू G मतलब होता है सेल कांस्टेंट। थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से तैयार कर लेना आप। मैंने तो पूरा कोशिश किया अच्छे से समझाने के लिए, फिर भी अगर मेरे शब्द पर्याप्त ना हो रहा हूँ तो ज़रा अच्छे से आप NCERT वगैरह जरा पर पढ़ लेना। ये ज़रा सा कॉपी करना आपको। मैं इधर हो जाता हूँ साइड, एक बच्चा बोल रहा है साइड हो जाइए। एक बात तो तुम लोगों में है, जैसे पढ़ाओ तुरंत अटैक कर दे दो, काम की बात पूछो तो सन्नाटा रहता है। इधर अब करो, देखें इसका यूनिट भी ज़रा देख लेते हैं। इसका यूनिट थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है। ओम इनवर्स CM इनवर्स पहला यूनिट है इसका, ओम इनवर्स CM इनवर्स आपको पता होगा सेल कांस्टेंट का है, और कंडक्टेंस का ओम इनवर्स था, आप जानते हैं। कंडक्टेंस का एक और यूनिट था, आपको पता है क्या होता है, मो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CM इनवर्स। ज़रा देखें 2 यूनिट हो गया, तीसरा एक और यूनिट अभी नया इंट्रोड्यूस होगा, ज़रा देखो आप, इसको बोलेंगे S, और यहाँ पे CM इनवर्स। इस S का मतलब होता है साइमन, ये साइमन भगत सिंह वाला नहीं है, ठीक है, भगत सिंह वाला समझ रहे हैं ना आप, जिस फिल्म में भगत सिंह फिल्म में दिखा है साइमन गो बैक, वो वाला साइमन नहीं है, ये नाम है साइमन। कई लोग सीमेन पढ़ते हैं, आप देख लेंगे जो अच्छा लगेगा पढ़ना, ठीक है। साइमन या सीमेन एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हम लोग जरा से करेंगे, मतलब फोर्थ हमने कर लिया शायद, देख लेना। 5 करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, 5 करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल है, थोड़ा यहाँ देखना एक बार, जिसका सिंबल है इस तरीके से लिखना है, और इसको पढ़ते हैं डेल्टा एम। क्या पढ़ते हैं अपन लोग, डेल्टा एम। सभी बच्चे जरा इसको कॉपी कर लें एक बार। डेल्टा एम एक नया इंट्रोड्यूस किया हमने, इसको पढ़ना है डेल्टा एम, ठीक है। करते हैं आगे, डेल्टा एम इसका नाम है, यहाँ देखिए लिखेंगे, थोड़ा इसमें 1-2 लाइन लिखना है आपको। कंडक्टिविटी ऑफ all the ions, conductivity of all the ions produced by 1 mole, conductivity of all the ions produced by 1 mole of the electrolyte, 1 mole of the electrolyte is known as molar conductivity, is known as molar conductivity, is known as molar conductivity। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम। जरा एक बार देखें यहाँ पे थोड़ा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम, जो थोड़ा इस तरीके लिखा हुआ है। V इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा समय, वॉल्यूम। एक बार जरा सभी बच्चे देखें, कापा इंटू वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो V इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम इन ml। इन सबों में वॉल्यूम जो होगा ml में होगा, ये लिखा हुआ है ml, विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा बोल सकते हैं, विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट जरा से सुन लें, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, जरा से सुन लें क्या इसमें, ये जो V है ना, ये जो V है, यहाँ लिखता हूँ कापा इंटू वॉल्यूम जो लिखा हुआ है, ये जो V लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार बोर्ड पे देखते हैं ना सभी बच्चे, ये V निकालना बहुत टफ है। तो V कैसा है, डिफ़िकल्ट है। मैं यहाँ पर ज़रा लिख देता हूँ, बच्चे समझते हैं कि V जो है इजी है, स्कूल के टीचर तो पढ़ा के यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जितना आता है बस वही नॉलेज है, लेकिन V निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो ज़रा देखो V कैसे निकालेंगे, तो V के लिए लिखेंगे आप रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड
वॉल्यूम। हो गया। देखिए आप, मोलारिटी इक्वल टू, मोलारिटी का सिंबल जो होता है कैपिटल M होता है। मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, नहीं तो मुझे लग रहा है कि कोई राय बहादुर आप में से पूछेगा। N/V होता है और इसको किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। N मतलब क्या है, मोल है। N मतलब क्या लिखा हुआ है, मोल। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, सभी बच्चों को क्लियर है। अगर मैं 1 लीटर को जरा डिफाइन करूँ तो कितना बोल सकता हूँ, 1000 ml। कितना बोल सकता हूँ, जरा सभी बच्चे यहाँ पे देखें, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। या इसी को और क्या बोल सकते हैं, कोई बताए इसको क्या बोल सकते हैं? ठीक है, जरा देखो इसको क्या बोल सकते हैं, M मोल, यहाँ लिखा हुआ है M मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, M मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बुक्स में इस तरीके से नाम लिखा हुआ, यहाँ देखें जरा सा, बुक्स में ये लिखा होगा M मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं अगर ऐसा बोलना चाहूँ, M मोल इक्वल टू 1000 ml, कोई आपत्ति नहीं है, सब सही लिखा हुआ है, समझ पा रहे होंगे आप। तो मैं अगर यहाँ से 1 मोल अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ज़रा देखें, अगर 1 मोल बोलूँ, देखो थोड़ा सभी बच्चे, तो 1000 बाई कैपिटल M, 1000 बाई कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, मोलारिटी है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ, यहाँ से वॉल्यूम निकालूँ तो वॉल्यूम कैसा आएगा, 1000 बाई M, 1000 बाई M। सर आपको कैसे पता चला वॉल्यूम 1000 बाई M होगा, क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है वॉल्यूम इक्वल टू, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम इन ml विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा। और एक बार जब वॉल्यूम आ जाएगा तो यहाँ आएंगे, जरा सा देखो आप, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, V इंटू के लिख देंगे। एक ही बात है, इसको थोड़ा इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो V की जगह पर वैल्यू रख देंगे कितना, 1000 इंटू के, नीचे में मोलारिटी, और ये लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ से ये होने वाला है, एक फार्मूला हमारा से ये होने वाला है। इस के का मतलब आप जानते हैं, के का मतलब क्या है, बार बार लिख रहा हूँ कापा, क्योंकि जल्दीबाजी में के हमसे क्या हुआ, कटप्पा हो जाएगा, मतलब कुछ गलत हो जाएगा, जिसको आप ध्यान रखना, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, यूनिट ज़रा देखो सभी बच्चे एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे SCM यूनिवर्स, साइमन CM यूनिवर्स स्लैश, यहाँ लिखा हुआ है मोल स्लैश CMQ, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसमें से अगर एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये इनमें से CM को लेस कर लीजिए, एक बच्चा बोल रहा है CM को लेस कर लीजिए, तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा SCM स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं मोल इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोल इनवर्स। तो दोनों यूनिट अच्छा है, जो अच्छा लगे लिख लो। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ते रहना है अपने को। ऐसे ही पढ़ते रहना है। 6 नंबर एक लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सभी बच्चे जरा देखें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको सिंबल कैसे लिखेंगे, डेल EQ, लैम्डा इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, लैम्डा EQ, सॉरी हमने क्या लिखा था वहाँ पर, जरा सा देखने पर लैम्डा ही लिखा था, ऊपर वाले के लिए क्या लिखा था, लैम्डा। ठीक है, मतलब इसमें क्या लिखा था, लैम्डा M लिखा था, तो यहाँ पे लिखना लैम्डा EQ, ध्यान रखना डेल्टा नहीं है, सॉरी अगर मैंने डेल्टा लिखा हो तो ठीक कर लेना, लैम्डा EQ, यहाँ पे लैम्डा M, वहाँ लैम्डा EQ, रफ कर रहा हूँ इसे। हाँ, थोड़ा इसमें लिखना है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस produced by, conductivity of all the ions produced by one equivalent of electrolyte, produced by one equivalent of electrolyte, one equivalent of electrolyte, one equivalent of electrolyte, one equivalent of electrolyte। ये ज़रा लिखना आपको, अगेन ज़रा से जल्दी से कॉपी कर लें। सर V क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे V इक्वल टू वॉल्यूम इन ml, ज़रा पीछे नोट्स में जो मोलर कंडक्टिविटी लिखा है उससे ज़रा मैच करना है, मोलर कंडक्टिविटी लिखा हुआ है उससे ज़रा मैच करना है। यहाँ पे ज़रा लिखा हुआ है विच कंटेन, अब प्लीज़ यहाँ देखें, यहाँ पे वहाँ पे 1 मोल लिखा था, लेकिन यहाँ पे 1 EQ लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 EQ लिखा हुआ है, 1 EQ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाकी सारा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम चल रहा है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ ज़रा देखें, इसमें भी V निकालना डिफ़िकल्ट है, आप जानते हैं,
इसमें जो v है v इंटू के ऐसा लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो v है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, v निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तुमने v को निकाला होगा, v कैसे आया होगा 1000/n आ गया होगा। सर ये कैसे पता चला आपको? जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें v कैसे आया 1000/m, m मतलब मोलारिटी, यहाँ पे क्या आया होगा 1000/n, n का मतलब नॉर्मेलिटी। आपको याद होगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंस, नॉर्मेलिटी सब में EQ वगैरह आता है। मोल कंसेप्ट 2 के लेक्चर में हमने अटेंड किया था तो हमने डायरेक्ट उसी तरीके से लिख दिया है 1000/n। जैसे वहाँ पे कैपिटल M था, यहाँ पे हमने n लिख दिया है, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा होगा डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से लैम्डा EQ इक्वल टू लिखूँगा तो लिखूँगा 1000 लैम्डा EQ इक्वल टू कापा इंटू n लिखूँगा। ये फॉर्मूला हमारा इस बार चेंज हो जाएगा। ये k इक्वल टू कापा है, बार बार लिख रहा हूँ, आप गलती ना करें इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अगर यूनिट के बारे में ज़रा बात करें, यहाँ पर ज़रा देख लो, तो इसका यूनिट मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SCM²। यहाँ देखें SCM², बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा, काफ़ी अच्छा चल रहा है। इक्विवेलेंट इन्वर्स, इसका इक्विवेलेंट इन्वर्स जरा एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत ना आ रहा हो तो जरा एक बार मैं स्क्रीन पे मैसेज पढ़ रहा हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तो देख रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, एक आज ही और क्लास कर लेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा हम आगे कर लेंगे, 5-6 दिन में आप प्रयास करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे ऐसा हो जाए, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक और हेडिंग कर लेते हैं लास्ट आज की क्लास का, मतलब अभी तक का टाइमिंग का। इसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक दे के एक और हमारा क्लास है, लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन हाँ लिखा हुआ यहाँ पे लैम्डा m एंड लैम्डा EQ। ये लैम्डा पढ़ना है, मैंने गलती से अगर डेल्टा लिखा हुआ तो ठीक कर लेना आप उसे बार बार, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर लैम्डा ऐसा होता है, बिल्कुल सही है, लैम्डा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा ऐसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लैम्डा ऐसा होता है। जरा इनका रिलेशन देखते हैं एक बार, लैम्डा m और लैम्डा EQ इक्वल टू, जरा यहाँ पे देखो सभी बच्चे ज़रा देखें एक बार प्लीज़, यहाँ पे देखेंगे, आपको तो पता है यहाँ पे 1000 कितना है 1000, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इंटू k/m है यहाँ पे भी 1000/k/n है। 1000 दोनों में कॉमन है, देख लीजिए आप, दोनों में कटप्पा भी कॉमन है, m और n कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे देखें, लैम्डा m लैम्डा EQ, सॉरी हाँ ठीक है, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा EQ, ज़रा देखें एक बार ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे n/कैपिटल M, ज़रा यहाँ पे देखें, इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ n फैक्टर। सर आपको ये कैसे पता चला? आपको पता है n फैक्टर निकालने के लिए पिछले क्लासों में हमने क्लास मतलब 11th वगैरह मोल कंसेप्ट 2 में सारा कंसेप्ट कवर किया है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ज़रा प्लीज़ यहाँ देखें, यहाँ पे बोल सकता हूँ लैम्डा m इक्वल टू n फैक्टर इंटू EQ, इस तरीके का हम बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। n फैक्टर किसका निकालते हैं तो वो भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वैसे तो मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे n फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे। n फैक्टर हमने पूरा डिटेल में क्लास मतलब 11th में सॉरी मोल कंसेप्ट 2 में पढ़ा है। मोल कंसेप्ट 2 एक बार मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा लास्ट में, जब कोर्स हमारा फिजिकल का ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम करेंगे। अभी इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो जो पोर्शन है अभी हम पढ़ेंगे तो कोर्स थोड़ा हमारा पीछे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एसिड, क्या हो सकता है बेस, क्या हो सकता है ज़रा देखें आयन, या क्या हो सकता है सॉल्ट, ज़रा यहाँ देख लें आयन या सॉल्ट हो सकता है। तो अगर मेरे से आप पूछोगे एसिड में क्या होगा, एसिड का n फैक्टर होता है, ज़रा देख लें टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या n फैक्टर होता है, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस OH, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ केटायन
और एनायन या बोल सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं 3-4 यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसको रफ करके। अगर आप समझना चाहें तो देखें, एसिड में जैसे एग्जाम्पल HCl n फैक्टर 1, जैसे H2SO4 n फैक्टर की वैल्यू 2, H3PO4 n फैक्टर की वैल्यू 3, इस तरीके का लिखा हुआ देखिए आप। जैसे बेस में NaOH लिखा हुआ है n फैक्टर 1, COH का ट्वाइस n फैक्टर की 2, AlOH का थ्राइस n फैक्टर 3। सर कैसे पता चला? इसमें से एक H बाहर जा सकता है, इसमें से 2, इसमें से 3 H बाहर जा सकता है, इसमें से एक OH बाहर, इसमें से 2 OH बाहर, इसमें से 3 OH बाहर। अगला देखें जरा सा, आयन या सॉल्ट लिखा हुआ है। तो सॉल्ट ये है NaCl, आपको तो पता है ये ब्रेक करता है Na+ और Cl- में। तो जो इसका n फैक्टर होगा वो केवल और केवल 1 होगा, क्योंकि एक केटायन है और एक एनायन है, एक केटायन है और एक एनायन, दोनों में से कोई एक लेना है। जैसे अगला देखो MgCl2, तो इसमें आपको पता है ये 2+, ये 2-, ये कैसा लिखा हुआ है Mg2+ और 2Cl-। तो इसका n फैक्टर 2 होगा, या तो केटायन ले लो या एनायन ले लो, या तो केटायन ले लो या एनायन ले लो। तो आज के लिए इतना बहुत है, और मतलब अभी के लिए बहुत है। थोड़ी देर ब्रेक के बाद हम जो दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे तो हम लोग उसमें भी आज ये टॉपिक कवर कर लेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आज ही निपटारा कर देंगे, ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग काइनेटिक्स मॉर्निंग बैच में चलाएंगे, और इवनिंग के बैच में जो है हमारा इवनिंग का जो बैच है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू आगे करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू में करने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, बाकी उसका रिएक्शन जब आ जाएगा तो फिर थोड़ा मज़ा आने लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।